राजा राम जी अपने कमरे में बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी देवकी जी आती है और चाय का कप उनके टेबल पर रख कर कहती है कि लीजिए जी, आपकी चाय आपने मंगाई थी, मैं ले आई हूँ। देवकी जी के कहने पर भी जब राजा राम जी नहीं सुनते तो देवकी जी राजा राम जी को दोबारा कहती है कि कहाँ खो गए हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तभी उनका ध्यान टूटता है और वह अपनी पत्नी की तरफ चौंक कर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्या कहा तुमने। मैंने कहा मैं चाय लाई थी आपके लिए, कहाँ खोए हुए थे आप। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। जब विजय की नौकरी लग गई थी तो शहर में घर इसीलिए बनाया था कि हम भी बेटे बहू के साथ ही रहेंगे। एक ही बेटा है हमारा। शहर में घर बनाए हुए भी 5 साल हो गए हैं और बेटे की शादी को भी 2 साल हो गए हैं। पोता भी अब तो 1 साल का होने वाला है, लेकिन अभी तक हम उनके पास नहीं जा सके। बस अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर। बेटे और पोते के बिना अब तो बस बच्चों के साथ रहेंगे और कितने दिन की ज़िंदगी बची है हमारी, यह भी हम अकेले रहकर गुजार ले रहे हैं। राजा राम जी बहुत उदास होकर कहने लगे, आप सही कह रहे हैं जी, मेरा भी अब दिल नहीं लगता है बच्चों के बिना। अब तो बस बच्चों के पास ही जाकर रहेंगे। देवकी जी भी उदास होकर कहने लगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, ज़मीन की बटाई की भी बात हो गई है। मैं साल 6 महीने में चक्कर लगाया करूँगा और बाकी फ़ोन पर बात हो जाया करेगी। घर की देखभाल रामू कर लिया करेगा। राजा राम जी ने सारा हिसाब किताब अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझा कर कहा, ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझे ऐसा ही करो। देवकी जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो और 10 दिनों में हम सारा काम निपटा कर कल बेटे बहू के पास चले जाएंगे। राजा राम जी खुश होकर कहा, ठीक है जी, आरती भी आने वाली है, मैं उसको मना कर दूंगी कि यहाँ ना आए, शहर वाले घर में भाई के यहाँ ही आ जाए, क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। देवकी जी ने बेटी के बारे में सोच कर कहा, ठीक है, तुम आरती से बात कर लेना। राजा राम जी ने कहा, ठीक है, मैं आज ही उसे फ़ोन कर देती हूँ। यह कहकर देवकी जी कमरे से बाहर निकल आई। देवकी जी अपनी पैकिंग में लग गई और राजा राम जी अपने बाकी के काम में निपटाने में लग गए। 8-10 दिनों में सारा काम निपट गया और दोनों पति पत्नी बेटे के पास जाने के लिए सुबह सवेरे ही अपनी गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। उन्होंने अभी अपने बेटे बहू को अपने आने की खबर नहीं दी थी। वह अपने बेटे बहू को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए बिना बताए गए थे। सुबह के समय जब वह डोर बेल बजाते हैं तो उनका बेटा बाहर आता है और माँ बाबूजी को देखकर चौंक पड़ता है। बेटा अपने माँ बाबूजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटा माँ बाबूजी के पैर छूता है और दोनों को अंदर लेकर जाता है। विजय की पत्नी नेहा अभी तक सो रही थी। विजय माँ बाबूजी के कमरे में बिठाकर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे उठाता है। कहता है कि माँ बाबूजी आए हैं, नेहा जल्दी से उठ जाओ। नींद में अचानक जब उसे पता चलता है कि उसके सास और ससुर आए हैं तो वह एकदम से उठ बैठती है और घबरा जाती है, क्योंकि उसने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने होते हैं। उसने लोवर और शर्ट पहना होता है। नेहा जल्दी से खड़ी होती है और बाथरूम की तरफ भागती है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और कपड़े चेंज करके माँ बाबूजी के पास आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। माँ बाबूजी उसे आशीर्वाद देते हैं और खुश होकर पूछते हैं कि वीर कहाँ है। नेहा जवाब देती है कि सोया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे सोने दो, जब उठ जाएगा तब ले आना। बाबूजी ने थोड़ी सा निराशा होकर कहा।
क्योंकि वह अपने पोते से मिलने के लिए और उसे गोद में लेने के लिए तड़प रहे थे। नेहा किचन में आ जाती है और नाश्ता तैयार करने लगती है। तभी आरती भी अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ अपनी गाड़ी से वहां आ जाती है। विजय अपनी बहन, जीजाजी और अपने भांजे और भांजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर नेहा को इस तरह से अचानक सबका आना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी वह सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। संडे का दिन होता है और विजय की भी उस दिन छुट्टी होती है, तो विजय सबके आने से बहुत खुश था और वह माँ बाबूजी के साथ खूब बातें करता है। इधर नाश्ते से निपटकर घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है। साफ सफाई से निपटते ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। खाना बनाने में आरती भी अपनी भाभी नेहा का हाथ बटाती है और देवकी जी भी छोटे मोटे कामों में दोनों का हाथ बटा देती है। दोपहर के खाने से निपटकर नेहा और आरती दोनों मिलकर बर्तन धोती है और उसके बाद फिर 4 बजे जाते हैं और 4 बजे की चाय के साथ पकौड़े शुरू हो जाते हैं। फिर रात का खाना शुरू हो जाता है। इसी तरह पूरा दिन खाना बनाने और बाकी कामों में निकल जाता है। वैसे भी हम भारतीयों को तो बस मौका मिलना चाहिए, खाने पीने का मौका मिलते ही शुरू हो जाते हैं। जब घर में कोई मेहमान आता है तो पूरे दिन बस खाने बनाने में ही निकल जाता है। मेहमान आने पर मानो त्योहार बन जाता है। घर में बरकत ही बरकत बरसने लगती है। इसी तरह नेहा के साथ भी हुआ। पूरा दिन उसका खाना बनाना, खिलाना, इन सब चीज़ों में निकल गया। यह पहली बार हुआ था कि सास ससुर और ननद इकट्ठे आए थे। एक दिन में ही नेहा घबरा गई थी। आरती और उसका पति और बच्चे तो अगले दिन चले जाते हैं और सास ससुर वहीं रह जाते हैं। नेहा ने सोचा था कि सास और ससुर भी एक दिन के बाद मिलकर चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। विजय भी अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेहा और उसके सास ससुर रह जाते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता निकल जाता है, पर उसके सास और ससुर गांव वापस नहीं जाते हैं। अब उसे काम करने में परेशानी होने लगी थी। 2 साल अकेले रहने के कारण वह अपनी मर्जी से वहाँ जैसे चाहे वैसे रहती थी। कोई कहने, सुनने या बोलने वाला नहीं था, क्योंकि विजय भी बस एक छुट्टी के दिन ही घर आता था। वह भी सुबह ही चला जाता था। लेकिन अब सास ससुर की वजह से उसे सुबह को जल्दी उठना पड़ता था। सुबह का नाश्ता बनाने में भी उसे बहुत परेशानी होती थी। वह नाश्ता बनाते हुए बड़बड़ाती रहती थी कि पता नहीं और कितने दिन रहेंगे। एक तो अचानक धमक पड़े, ऊपर से अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कब जाएंगे कुछ बताया भी नहीं। मैं तो थक गई हूँ खाना और नाश्ता बनाते बनाते, इन लोगों को जी हुजूरी करते करते। आज विजय ऑफिस से आ जाए तो मैं बात करती हूँ और पूछती हूँ कि माँ बाबूजी कब वापस जा रहे हैं गांव। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है तो नेहा उससे पूछती है कि माँ बाबूजी गांव वापस कब जा रहे हैं। विजय कहता है कि क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। नेहा नज़रें चुरा कर कहती है, उन्हें जब जाना होगा तब चले जाएंगे, उनका अपना घर है, तुम्हें क्या दिक्कत है? विजय थोड़ा गुस्सा होकर कहता है। तब नेहा कहती है कि ठीक है। इसी तरह 2 महीने हो जाते हैं। माँ बाबूजी गांव वापस नहीं जाते हैं। अब तो नेहा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह काम करते करते थक गई थी। काम करती तो बड़बड़ाती रहती थी, जबकि देवकी जी भी उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब नेहा काम करती थी, वीर को भी दादा दादी ही संभालते थे। किचन के बहुत सारे काम देवकी जी कर दिया करती थी। बर्तन धो दिया करती थी, किचन की सफाई कर दिया करती थी, किचन की सेटिंग कर दिया करती थी। अचार
मुरब्बा डाल दिए थे, कई तरह के पापड़ बना दिए थे, बहुत सारा मिर्ची धनिया सुखाकर मिक्सी में पीस कर रख दिया था। किचन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सब्जी काट देती थी, पानी भर देती थी, पानी की बोतल भर कर फ्रिज में रख देती थी। घर का आधे से ज़्यादा काम देवकी जी देख रही थी। फिर भी नेहा को अपने सास ससुर के वहाँ रहने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत पड़ गई थी और सास ससुर के रहने से उसके आज़ादी में बाधा पड़ रही थी। जब रात को विजय ऑफिस से वापस आता है तब उससे कहती है कि मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती, या तो तुम माँ बाबूजी को गांव भेज दो या मैं अपने घर मायके चली जाऊंगी, और अगर मैं अपने घर चली गई तो मैं तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। यह सुनकर विजय के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि नेहा ऐसा भी सोच सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? विजय गुस्सा होकर कहता है, तुमने जो भी सुना है सही सुना है। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अकेले रहना है। मुझे तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना है। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तुम्हारे माँ बाबूजी के आने से मैं एक बंधन में बंध गई हूँ। मैं अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो उन्हें वापस गांव भेज दो या मैं मायके चली जाऊंगी यहाँ से, नेहा गुस्से में कहती है और बेड पर अपना मुंह विजय की तरफ से मोड़ कर लेट जाती है। नेहा की बातें सुनकर विजय का दिमाग फटने को जाता है। उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नेहा भी ऐसी बात कह सकती है। उसके आँखों से नींद गायब हो चुकी थी। उससे बहुत सोने की कोशिश की, लेकिन टेंशन की वजह से उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात वह सोचता ही रहता है कि सुबह को जब विजय अपने माँ बाबूजी के सामने आता है तो दोनों माँ बाप देखते हैं उसकी आंखें लाल हो रही है। उसके चेहरे से देखकर लगता है कि जैसे वह पूरी रात नहीं सोया है। माँ बाबूजी उसे देखकर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या रात को नींद नहीं आई? विजय कहता है कि नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। राजा राम जी और देवकी जी देखते हैं कि उनका बेटा कुछ परेशान सा है, चुप चुप रहने लगा है और ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है और उदास भी रहने लगा है। और उधर बहू भी चुप चुप सी है, वह भी ज़्यादा बात नहीं कर रही है और काम करते ही फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है। तो उन दोनों पति पत्नी गुस्सा होने लगते हैं। ज़रूर कोई बात है जो विजय और नेहा हमसे छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बात ज़रूर है जिसकी वजह से विजय और नेहा चुप चुप हैं। तुमने देखा नहीं कि विजय कितना उदास है और उसकी आंखें ऐसी रहती है जैसे वह रात को सोता ही नहीं है। कोई न कोई बात तो ज़रूर है। राजा राम जी चिंतित होते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं जी, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। देवकी जी कुछ सोचते हुए कहती है कि मैं विजय से कितने ही बार पूछ लिया पर वह कुछ बताता ही नहीं है, हर बार टाल देता है। राजा राम जिद्दी में स्वर में कहते हैं कि उधर नेहा भी ऐसे ही चुपचाप है, कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है। कुछ बात भी नहीं करती है और काम करती है, फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है। देवकी जी भी चिंतित होते हुए कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सब पता लगा लूँगा। राजा राम जी देवकी जी को दिलासा देते हुए कहते हैं, ठीक है जी, जल्दी पता करो कि आखिर बात क्या है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। देवकी जी घबरा कर कहती है, अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है, तुम चिंता मत करो, मैं सब पता लगा लूँगा।
राजा राम जी अपने पत्नी की हाथ पर हाथ रखकर कहते हैं, ठीक है जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसे भी आपके होते हुए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। वीर के रोने की आवाज़ आ रही है। यह कहकर देवकी जी बाहर चली जाती है। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, पर माँ और बाबूजी से बात भी नहीं करता है। बाबूजी बैठे हुए सब देख रहे थे। बाबूजी बहाने से विजय के कमरे के बाहर जाते हैं और कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। नेहा विजय से कह रही थी कि क्या आपने बाबूजी से बात की है कि नहीं की है? वह गांव कब वापस जा रहे हैं? आपने 1 हफ्ता बिता दिया, अभी तक बात नहीं की है। अगर आपने कल तक बाबूजी से बात नहीं की तो मैं परसों अपने घर मायके चली जाऊंगी। विजय कहता है कि मैं बाबूजी से क्या कहूँ कि आप घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? विजय मायूस होकर कहता है। नेहा गुस्से में कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं इस घर में अकेली रहूँगी। माँ बाबूजी को गांव जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊँगी और तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूँगी। यह सुनते ही राजा राम जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह हैरान रह जाते हैं। जिसे वह अपनी बेटी की तरह समझते हैं, वह हमें गांव भेजना चाहती है। हमें हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। कितने अरमानों से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, कितने अरमानों से उन्होंने अपना यह घर बनाया था। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने इसी घर में लगा दी कि एक ही तो बेटा है हमारा, बेटा के साथ आराम से रहेंगे। क्या यही दिन देखना बाकी था? उनकी आंखों के सामने तारे टूटने लगे, हाथ पांव थर थर कांपने लगे, मानो उनका दिल निकालकर बाहर गिरने वाला हो। उनके कदम लड़खड़ाने लगे कि बहू उनके बेटे को धमका रही है। उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सर चक्कर आने लगा और वहीं बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर खुद को संभालते हुए चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं। राजा राम जी की सोच बहुत व्यवहारिक थी। वह एक विचारशील व्यक्ति थे। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते थे। वह कोई भी फैसला लेते थे तो वह बहुत सोच समझ कर लेते थे। देवकी जी अपने पति को परेशान देखकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? राजा राम जी अपनी पत्नी को सारी बात बता देते हैं। उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। देवकी जी कहती है कि अब क्या होगा? राजा राम जी कहते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं कोई न कोई हल निकाल लूँगा। देखो देवकी, अब बुढ़ापे में हम अकेले नहीं रह सकते, हमें अपने बेटे के साथ ही रहना है, तो हमें कोई हल निकालना पड़ेगा। हम गांव में जाकर क्या करेंगे? अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे? हम अपने बेटे का भी घर भी नहीं उजाड़ सकते हैं। हम यही रहेंगे और बहू भी हमारे साथ ही रहेगी। बस बहू को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। राजा राम जी सोच विचार कर कहते हैं। देवकी जी भी एक समझदार महिला है। वह भी कहती है कि ठीक है, जल्दबाजी से काम लेना ठीक नहीं है, आप कोई रास्ता निकाल लो। राजा राम जी कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम बेटे से कोई बात मत करना और ना ही बहू से कोई बात करना, मैं 1-2 दिनों में कोई रास्ता निकाल लूँगा। देवकी जी हाँ में हाँ मिला देती है। 2 दिनों बाद 10 बजे के करीब डोरबेल बजती है और राजा राम जी जाकर गेट खोलते हैं। 2 आदमी उनसे मिलने के लिए आते हैं। राजा राम जी उन्हें पूरा घर दिखाते हैं और घर देखने के बाद वह लोग राजा राम जी से कुछ बात करने के बाद चले जाते हैं। बेटा ऑफिस गया हुआ होता है। जब रात को विजय ऑफिस से घर आता है तब नेहा उसे बताती है कि आज कोई 2 आदमी घर आए थे और बाबूजी ने उन्हें पूरा घर दिखाया है। विजय सोचता है कि बाबूजी से कोई मिलने आए वाले होंगे। अगले दिन सुबह रविवार का दिन होता है। बाबूजी विजय से कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखा कर लाना है। विजय पूछता है कि क्या दिखा कर लाना है बाबूजी? राजा राम जी कहते हैं कि यह अभी एक सरप्राइज है, तो वहीं जाकर पता चलेगा।
जल्दी से तैयार हो जाओ और नेहा से भी कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, हमें अभी निकलना है। विजय और नेहा दोनों तैयार होकर बाबूजी के साथ चले जाते हैं। वीर दादी के पास से रुक जाता है क्योंकि वीर ज़्यादातर दादी के पास ही रहता था और दादी के पास ही सो जाता था। तो दादी कहती है कि तुम लोग होकर आओ, वीर को मेरे पास ही रहेगा। तो नेहा उसे दादी के पास छोड़कर चली जाती है। राजा राम जी दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक जगह ले जाते हैं। बड़ी अजीबो सी जगह थी, बड़ी भीड़ भाड़ वाली इलाका था, बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह थी। राजा राम जी अपनी गाड़ी एक पार्किंग की जगह पार्क कर देते हैं और उन दोनों को आगे पैदल लेकर जाते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद एक 5 मंजिल की एक इमारत आती है। वह उन दोनों को लेकर ऊपर चले जाते हैं। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। उन दोनों को अंदर लाकर राजा राम जी कहते हैं कि बेटा, यह तुम्हारा नया घर है और आज से तुम दोनों यहीं रहोगे। यह इस कमरे की चाबी है। टॉयलेट, बाथरूम, किचन सबका इंतज़ाम है। मैंने 1 महीने का किराया दे दिया है, आगे का किराया तुम खुद दोगे। जितनी तुम्हारी सैलरी है उतने में तुम यह घर ही अफोर्ड कर सकते हो। इतना सुनते ही विजय और नेहा दोनों को बड़ा झटका लगता है। दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं बाबूजी, हम इस घर में क्यों रहेंगे? हमारा तो अपना बड़ा घर है। बेटा, वह घर तुम्हारा नहीं, हमारा है। हमारी मेहनत का आशियाना है और उस घर की डील बाकी हो गई है। हम बेचकर गांव जा रहे हैं। अब यह घर है तुम्हारा, इसमें आराम से रहो, खाओ पियो और अकेले ज़िंदगी जीवन बसर करो। नेहा बेटी, तुम्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं है ना, तो मत रहो। यह रहा तुम्हारा पति, हमारा बेटा। हमने तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम चैन से ज़िंदगी गुजारो। बाबूजी ने खींचते हुए कहा और वहाँ से चले जाते हैं। यह सब तुम्हारा किया धरा है। बाबूजी ने शायद हमारी बातें सुन ली, अब रहो इस नरक में। विजय ने गुस्सा होकर कहा, हाँ हाँ, रह लेंगे इस नरक में। उन बूढ़े बूढ़ी के साथ रहने से तो बेहतर है इस नरक में अकेले रह लेंगे। नेहा तमकते हुए कहा, यहाँ तो बहुत गंदगी है विजय। नेहा ने टॉयलेट देखा तो चिल्लाते हुए कहा, कोई नहीं, तुम साफ कर दो, तुम किस लिए हो? विजय ने चिढ़ाते हुए कहा और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। पूरा दिन झगड़ा में बिना खाए पिए निकल जाता है। अब रात का वक्त है, मच्छर भी भिन भिन कर रहे थे। घुटन और गर्मी इतनी कि कुकर में खाना भी बन जाए। नेहा छत की तरफ देखते देखते सोचती है कि कहाँ वह आलीशान बड़ा लोन वाला खुला खुला घर। छत की तरफ देखते देखते सोचती है कि कहाँ वह आलीशान बड़ा लोन वाला खुला घर और कहाँ यह माचिस का डब्बा, कहाँ वह शांत साफ सुथरा वातावरण वाला वातावरण और कहाँ यह गंदगी भरी भीड़ भाड़ वाली इलाका। यहाँ हम कैसे रहेंगे? मैं अगर विजय की कमाई से आधा बचा कर भी पूरी ज़िंदगी जोड़ती रही तब भी एक घर नहीं बना पाऊंगी। और वीर के भविष्य का क्या होगा? विजय की कमाई में तो हम सिर्फ खाना पीना ही खा सकते हैं। वीर का भविष्य तो बर्बाद ही हो जाएगा। तभी एक मच्छर नेहा के गाल पर काट लेता है। आउच मम्मी! नेहा रोने लगती है। विजय आराम से सोया रहता है। नेहा विजय को मारने लगती है, तुम खुद आराम से सो रहे हो, मेरी नींद खराब करके मुझे इस नरक में ला कर बैठा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने सास ससुर के पास। दोनों की खूब तू मैं होने के बाद तय होता है कि सुबह में माँ बाबूजी के पास जाएंगे। नेहा और विजय वीर को लेने के बहाने बाबूजी के घर जाते हैं। माँ बाबूजी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। वीर सो रहा था। माँ बाबूजी प्रणाम, जीती रहो मेरे बच्चों, कैसे आना हुआ? बाबूजी विचारपूर्वक पूछते हैं। बाबूजी वीर को लेने आए हैं। विजय धीरे से कहता है, जाओ ले जाओ, अंदर सोया हुआ है। बाबूजी सपाट लहजे में बोलते हैं, बेटा अपना और उसका सामान भी लेते जाना। माँ इस आवाज़ में बोलती है। नेहा बोली, माँ बाबूजी हम ना वीर को लेकर जाएंगे और ना ही सामान लेकर जाएंगे। माँ बोली, क्यों बहू, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विजय बोला, हम आपके पास ही रहने आए हैं बाबूजी, लेकिन बेटा तुम लोग तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। नेहा बोली, नहीं बाबूजी, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं और इसमें विजय का कोई दोष नहीं है।
सारा दोष मेरा है। मैं ही विजय को उकसाया था। विजय तो आपके यहाँ से भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं ही बार बार उन्हें धमकी दिए जा रही थी। मैं अच्छी बहू नहीं बन सकी। माँ ने मेरा कितना साथ दिया, कितने काज आज भी करती है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को यहाँ रहना खटकता रहा। वीर के कितने काम होते हैं जो आप दोनों ने संभाले हुए थे। मैं सच में अंधी हो गई थी जो अपने देवी देवता समान सास ससुर के काम भी एक कचरे के डब्बे में डाल दिया। आपके अपने बेटे बहू पोते के साथ रहने वाले अरमानों को कुचल कर रख दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ बाबूजी के चरणों को पकड़कर नेहा बोलती रही। माँ बाबूजी ने नेहा को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी नेहा, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो, और हमने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें अपने किए का एहसास हो। तुम्हें एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। हमने तुम्हें माफ़ किया। हम सब एक साथ रहें, इसीलिए यह सब नाटक करना पड़ा। लेकिन मच्छरों के साथ रात तो अच्छी गुजरी ना, बाबूजी ने ठहाका लेते हुए कहा तो सब हंसने लगे और इसी तरह उनका परिवार एक हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।